हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स में रिफंड को लेकर है। इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल करने के बाद कितने दिन बाद आपको रिफंड मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका असेसमेंट है 24-25 है, इसका रिफंड जो है कब तक प्रोसेस होगा, इसके लिए आज का वीडियो है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको वो एक्टिविटी तुरंत कर लेनी है ताकि आपको भी जो है तुरंत से तुरंत जो है जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में जो है वो इनकम टैक्स का रिफंड जो है क्रेडिट हो सके। अब मैं आपको यहाँ पर जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जिसकी वजह से जो है आपको रिफंड नहीं मिल रहा है। पहले मैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ITR 1 2 3 4 5 सबके लिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस केस में रिफंड जो है कितने टाइम में आपको मिलने वाला है। तो मैं पहले यहाँ पर लॉगिन करके आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू ही लॉगिन करना होता है। पैन कार्ड यूजर आईडी है, उसके थ्रू लॉगिन करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अलग अलग केस में क्या रिफंड का क्या स्टेटस आ रहा है, वहां पर क्या लिखा हुआ है। और काफी सारे ऐसे केसेस भी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें रिफंड जो है वो 7 डेज के अंदर जो है प्रोसेस भी हो गया है। तो इस वाले केस में आप ध्यान से देखिएगा। ये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल किया गया था 9 जून को, ठीक है। और इसकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग है वो 28 जून को हो चुकी है और 28 जून को जो है रिफंड क्रेडिट भी हो गया है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए आएंगे आपको। रिफंड इश्यूड, रिफंड अवेटेड। तो रिफंड इश्यूड का मतलब है कि इनकम टैक्स सीपीसी की तरफ से जो रिफंड है वो इशू किया जा चुका है एसबीआई बैंक के द्वारा। बाकी जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें वो फिर रिफंड जो है वो क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सही तरीके से फाइल किया है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपका जो रिफंड है वो 7 डेज के अंदर अंदर जो है क्रेडिट हो जाएगा प्रोसेसिंग होने के बाद। इनकम टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेसिंग है वो आपकी आईटीआर फाइलिंग के बेस पर डिपेंड करती है। ये जो केस है ये ITR 1 का है। ITR 1 और 4 ये दो फॉर्म ऐसे हैं जहां पर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न क्विकली प्रोसेस हो जाती है। तो ITR 1 और 4 जो भी फाइलर्स हैं वो ध्यान दें, ITR प्रोसेस होने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर अगर आपका रिफंड इशू नहीं हो रहा है तो फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को एक बार वेरीफाई करें, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सेकंड पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद माई बैंक अकाउंट्स पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। वहां पर जो है इस बार ये चेंज आ गया है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है उन सभी का वैलिडेट होना जरूरी है। या तो वो आप अकाउंट यहाँ से रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज वो किसी भी बैंक अकाउंट्स में जो है आपको क्रेडिट भेज सकते हैं। ये लास्ट ईयर में एक प्रॉब्लम थी कि जोन से बैंक को आप टिक करते थे, हो सकता है वो वेरीफाई यहाँ पर ना हो, वैलिडेट ना हो। तो अब की बार इनकम टैक्स ने ये अपडेट कर दिया है कि आपके जितने बैंक अकाउंट्स है जो कि वैलिडेट है उसमें किसी में भी आपका जो रिफंड है वो इशू किया जा सकता है। मैं भी यहाँ पर आपको माई बैंक अकाउंट्स में दिखा देता हूँ। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ आएगा वैलिडेटेड एंड ईवीसी अनेबल्ड। तो अगर यहां पर ये लिखा हुआ है वैलिडेटेड एंड ईवीसी अनेबल, इसका मतलब है ये अकाउंट वैलिड हो चुका है, इसकी वैलिडिटी है। एलिजिबल फॉर रिफंड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई होना जरूरी नहीं है, मोबाइल नंबर भी एज सच वेरीफाई नहीं होना जरूरी है। पर यहाँ पर अगर लिखा रहा है नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड तो उस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रिफंड लिखा हुआ है तो उसमें भी 50,000 से ज्यादा का रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। ये पहला केस है। मैं आपको सेकंड केस दिखाता हूँ जहां पर ITR 2 और 3 फाइल की गई है, वहां पर रिफंड अवेटेड लिखा रहा है, उसका क्या मतलब है देखिए। यहाँ पर मैं आपको सेकंड केस दिखा रहा हूँ जहां पर जो है ITR सक्सेसफुली फाइल की गई है। ये जो है 22 जून को फाइल की गई थी और अभी यहाँ पर जो है रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है। ये जो केस है ये ITR 2 का केस है। तो ITR 2 में जो है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, कभी कभी जो है 1 मंथ तक का टाइम लग सकता है। इसमें भी सेम चीज अप्लाई होती है कि आपको अपनी ITR को वेरीफाई करना है, दूसरा बैंक को वैलिडेट करवा लेना है। अगर आपका मल्टीपल टाइम्स भी बैंक वैलिडेट नहीं होता है तो फिर आपको जो है बैंक में विजिट करने की रिक्वायरमेंट है। आप बैंक में विजिट करके जो KYC है, पैन कार्ड आधार कार्ड, वो दोबारा करा देंगे। मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ इस वाले केस में बैंक अकाउंट की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो है दो बैंक अकाउंट्स हैं, दो बैंक अकाउंट्स में वैलिडेट तो है ये, पर लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड रिफंड। तो रेस्ट्रिक्टेड रिफंड में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड रिफंड के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो फुल्ली जितना भी आपका टोटल रिफंड है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसका जो स्टेटस है वो इसलिए है यहाँ पर ऐसा क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो मिसमैच है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आप अपने सारे अकाउंट्स को वैलिडेट करें प्रॉपर्ली, यहाँ पर वैलिडेट आना चाहिए
और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ आना चाहिए एलिजिबल फॉर रिफंड। दूसरा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो बैंक में है वो ये आप जो है माई प्रोफाइल में इनकम टैक्स में जाए, माई प्रोफाइल में उसको अपडेट कर लें, तो इससे आपका जो रिफंड है वो तुरंत जो है क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ITR प्रोसेस होगी वहां पर रिफंड इशू लिखा आएगा तो 1 से 2 दिन में आ जाता है, वैसे 7 डेज का वहां पर टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये ITR 3 का केस है, तो ITR 3 में भी यहाँ पर रिटर्न जो है 22 जून को फाइल की गई है, अभी भी इसकी प्रोसेसिंग नहीं है। यहाँ पर रिफंड अवेटेड लिखा हुआ आ रहा है। रिफंड अवेटेड का मतलब ये है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपने जितना रिफंड क्लेम किया है, केवल यहाँ पर वो अमाउंट यहाँ पर दिखाता है कि आपको जो रिफंड है वो भी वेटिंग में है। जब तक ITR प्रोसेस नहीं होती है तब तक आपको रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। तो जब यहाँ पर लिखा हुआ है रिफंड इश्यूड, उसके बाद ही यहाँ पर CPC की तरफ से आपको रिफंड सेंड किया जाता है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ITR में कोई मिस्टेक ना हो और बैंक अकाउंट्स वैलिडेशन में भी कोई मिस्टेक ना हो। इसमें भी मैं आपको माई प्रोफाइल में एक बार बैंक का स्टेटस चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर क्या स्टेटस आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है बैंक भी वैलिड है, EVC एनेबल्ड है, एलिजिबल फॉर रिफंड है, अकाउंट यहाँ पर जो है इस वाले बैंक में मोबाइल नंबर और ईमेल भी जो है 100% वेरीफाइबल है। अगर यहाँ पर आपको रिवैलिडेट करना है तो यहाँ पर 3 डॉट्स दिए गए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपने बैंक की डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, उसको रिवैलिडेट करना है रिवैलिडेट कर लीजिएगा। आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवैलिडेट कर सकते हैं। बाकी जितने अदर्स आपके डीएक्टिवेट अकाउंट है वो यहाँ से हटा दीजिएगा, वरना आपका जो रिफंड है उसकी प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। अब मैं आपको लास्ट एक एग्जांपल वहां पर दिखाऊंगा जहां पर ये लिखा हुआ है कि आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट नहीं होगा, तो उस केस में भी आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ITR 1 का केस है, ITR 4 का केस है, और वहां पर तो जो ITR है काफी केस में इंस्टेंट प्रोसेस हो जाती है, तुरंत उसकी प्रोसेसिंग हो रही है CPC से। अब इनकम टैक्स की तरफ से जो रिफंड है उसको स्मूथली प्रोसेस किया जा रहा है। इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या तो आपकी ITR फाइलिंग में मिस्टेक है या फिर आपके बैंक अकाउंट्स वैलिडेशन में मिस्टेक है। ये अगर ये दोनों चीजें आपकी वेरीफाइबल नहीं है तो आपको जो रिफंड मिलने में डिले हो सकता है। अदरवाइज जो है ITR 1 और 2 के केस में जो है 15 दिन के अंदर ITR प्रोसेस हो जाती है, 7 दिन में आपको रिफंड मिल जाता है। ITR 2 और 3 के केस में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, 5 में और भी ज्यादा लग जाता है। ITR 2 और 3 के केस में जो है 1 मंथ तक का टाइम लग सकता है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो रिफंड का टाइम है वो 7 डेज का ही है। तो बस आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके चेक करते रहिएगा कि आपके रिफंड का क्या स्टेटस है। यहाँ पर मैं आपको ये लास्ट केस दिखा रहा हूँ जहां पर ITR 1 फाइल की गई है। रिटर्न जो है 25 जून यानी ये 25 जून को फाइल की गई है और 27 को वेरीफाई की गई है। तो यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ साथ उसको वेरीफाई भी कराना है। जब तक आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस, वेरिफिकेशन के 2 मोड होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड में जो है आप ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ई वेरीफाई रिटर्न्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी रिटर्न जो है पेंडिंग तो नहीं है वेरिफिकेशन के लिए। अगर रिटर्न पेंडिंग है तो जब तक वो पेंडिंग रहेगी जब तक वेरीफाई आपका नहीं होगा। दूसरा, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना मैंडेटरी है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको जो रिफंड है वो क्रेडिट नहीं होगा। तो आप माई अकाउंट में जाइएगा, रिफंड फाइल करने से पहले, ITR फाइल करने से पहले जो है आप पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करा लीजिएगा, अदरवाइज जो है आपको TDS क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस वाले बैंक में भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या स्टेटस आ रहा है। रिफंड अवेटेड है, ये ITR जो है प्रोसेस हो जाएगी। ITR 1 का जैसे मैंने आपको बताया 15 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगी अगर सही फाइल हुई है तो। उसके बाद यहाँ पर जो रिफंड है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में इशू किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का स्टेटस दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम है कि जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट तो है लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्टेड रिफंड लिखा हुआ आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर जो है IFSC कोड की भी मिस्टेक हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो डायरेक्ट यहाँ पर मना किया गया है। और ये वाले जो 2 बैंक अकाउंट है यहाँ पर वैलिडेट तो लिखा हुआ आ रहा है लेकिन एक में तो लिखा आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड रिफंड, दूसरे में आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड। तो इस टाइप के जो अकाउंट्स हैं उनमें रिफंड नहीं आएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नॉमिनेटेड फॉर रिफंड का, इसको आप जो है हटा भी सकते हैं। मतलब अगर आप चाहेंगे तो इसको रिमूव ऐसे कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर कोई आपका अकाउंट ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि उसमें प्रॉब्लम है, उसका IFSC कोड चेंज हो गया है या फिर उसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो उस केस में जो है यहाँ पर आप उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव कैसे होंगे, यहाँ पर 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर रिमूव बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा।
यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जो है आपसे 3 रीजन पूछे जाएंगे, अकाउंट्स क्लोज, डीएक्टिवेट या अदर रीजन। अदर रीजन लिखकर उस पर ये लिख दीजिएगा कि ये चेंज हो गया एफएससी कोड या वो जो भी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से उसको प्रॉपर रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके जो भी बैंक अकाउंट्स रहे, बस उसमें आपको ध्यान रखना है वो एक्टिव वाले रहे। तो जो 1, 2, 3 जितने ही बैंक अकाउंट्स है, किसी में भी वो जो है आपका रिफंड क्रेडिट हो सकता है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको सारे चांस बता दिए हैं, अलग अलग आईटीआर के टाइम लिमिट भी बता दी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आपके रिफंड क्रेडिट नहीं हो रहे वो भी बता दिया है। आपको 2 स्टेप करना है, एक तो आईटीआर को सही फॉर्म में सही तरीके से फाइल करना है। ऐसा भी जरूरी है कि आपको आईटीआर 2 एप्लीकेबल था और आपने आईटीआर 1 कर दिया, अभी इंस्टेंट हो सकता है आपको रिफंड आ जाए, लेकिन बाद में नोटिस के चांस भी बनते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आईटीआर को सही तरीके से करेक्ट तरीके से फाइल करना है। इसके अलावा आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक वीडियो भी देख सकते हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी के यहाँ पर काफी सारे वीडियोज अपलोडेड है। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कराना करें, वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।